नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा। मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ग्रहों की सीरीज में आज मैं अंतिम ग्रह केतु के बारे में आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैंने सूर्य से लेकर राहु तक आपको बताया। आज हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु किन किन स्थान, किन किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ कहाँ पर उनका प्रभाव होता है, उन सारी बातों को हम जानेंगे। बट उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने राहु के साथ बताई थी, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, स्वरभानु नाम का एक असुर होता है। जब समुद्र मंथन का समय होता है तो समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप जब अनेक रत्न निकलते हैं, उसके बाद अमृत कलश निकलता है, तो देवताओं को बिठाया जाता है लाइन में अमृत पान कराने के लिए। और उस समय भगवान विष्णु मोहिनी रूप के अंदर होते हैं। तो ये चुपके से स्वरभानु जो है बैठ जाते हैं जाके देवताओं की पंक्ति में, देवताओं का रूप धारण करके। देखिए, मैं बता चुका हूँ, जो ये असुर होते हैं, इनके पास एक आसुरी शक्ति होती है जो देवताओं के पास नहीं होती है। अनेकों प्रकार के प्रपंच करते हैं, धोखा करते हैं, रूप धारण करते हैं। इसकी स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। रामायण का मैंने जब आपको कॉन्टेक्स्ट बताया था, तब बताया था किस प्रकार जो है शुक्निखा ने भगवान राम पर मोहित होकर एक सुंदरी का रूप बनाया था। तो इनके पास एक गजब की शक्ति होती है, माया की शक्ति होती है। अनेक प्रकार के रूप जो है, अनेक प्रकार की माया रचते हैं, ये धोखा रचते हैं। तो उसी धोखे के परिणाम स्वरूप जो है स्वरभानु देवताओं का रूप बना के देवताओं की पंक्ति में बैठ जाते हैं। और जैसे ही सब देवताओं पे अमृत बांटा जा रहा होता है, जब अंतिम जो है स्वरभानु के पास जब अमृत कलश आता है, तो जब उनके मुंह में डाला जाता है, तो उसकी कुछ बूंदें जैसे ही उनके गले में जाती हैं, तो उसी समय देवताओं की पंक्ति में बैठे हुए सूर्य और चंद्रमा उनको समझ जाते हैं और भगवान विष्णु को कहते हैं कि ये तो असुर है। तो भगवान विष्णु उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते हैं। तो गला वाला जो हिस्सा है वो राहु कहलाता है और गले के नीचे का जो हिस्सा है वो केतु कहलाता है। क्योंकि अमृत पहुंच चुका था गले तक उनके, तो वो अमर हो गए। तो ये एक हमारी धार्मिक कथा है जो मैंने आप लोगों को बताई है। और ये दोनों जो है हमेशा, अब मैं इसके थोड़े से ज्योतिषीय पहलू पर आता हूं। देखिए, राहु केतु हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि एक शरीर के दो हिस्से हैं ये। अब चूंकि अमर हो गए हैं, तो और महर्षि पराशर ने इनको 9 ग्रहों के अंदर शामिल किया है। ठीक है, यानी 9 ग्रहों के में इनको सम्मान दिया है, इनका भी मान किया है। तो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट रहते हैं। अगर एक मेष राशि में है तो उसके ऑपोजिट 180 डिग्री पे जो राशि है वो तुला राशि है, तो केतु तुला राशि में होंगे। अगर राहु मेष राशि में होंगे तो केतु तुला राशि में होंगे। केतु तुला राशि में होंगे तो राहु मेष राशि में होंगे। ठीक है। और दूसरा, ये वक्री इनकी जो चाल होती है, बाकी सारे ग्रह सामान्यतः मार्गी होते हैं, कभी कभी वक्री होते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं। लेकिन राहु केतु हमेशा उल्टा ही चलते हैं, क्योंकि ये असुर हैं। अब ये राहु केतु को क्या है, इसको थोड़ा सा हम वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। देखिए, मैं वो समझाने का प्रयास करूंगा। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। जब परिक्रमा पथ पर चंद्रमा और सूर्य की जो भोगांश है वो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं कि चंद्रमा सूर्य को काटता हुआ सा प्रतीत होता है। तो जहां 2 स्थानों पर उसकी छाया पड़ती है, वो 2 स्थान, ये वाला स्थान, ये नॉर्थ स्थान है, ये राहु कहलाता है। और सूर्य का जो चंद्रमा के द्वारा दूसरा कटान बिंदु है, ये केतु कहलाता है। ठीक है, यानी ये केवल कटान बिंदु है, ये छाया ग्रह है, इनकी कोई बॉडी नहीं है, अस्तित्व नहीं है। लेकिन फिर भी महर्षि पराशर ने इनको 9 ग्रहों के अंदर शामिल किया है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है। जनरली लोग कहते हैं कि ये तो छाया ग्रह है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं, जब अंधेरा होता है तो हम कभी कभी अपनी छाया से भी भयभीत हो जाते हैं। हमको लगता है कोई हमारे पीछे है, जबकि देखने में लगता है वो हमारी ही छाया है। ठीक है, ये एक प्रमाणिक तथ्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये तो रही राहु केतु की बात। ठीक है। दूसरा, वक्री चलना का मतलब क्या होता है। सारे ग्रह, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, मेष राशि में हो कोई भी ग्रह, तो जब मेष राशि का चक्र पूरा कर लेंगे तो अगली राशि वृषभ में जाएंगे। जबकि राहु केतु हमेशा वक्री चलते हैं, यानी उल्टा चलते हैं। यानी मेष राशि का चक्र पूरा करने के बाद वो मेष से जो पहली राशि आती है, यानी मीन राशि, वहां पर ये भ्रमण करेंगे। अब
मीन को पूरा कर लेंगे तो मीन से पहले वाली राशि कुंभ होगी, वहां पर जाएंगे। तो ये हमेशा उल्टे चलते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष इनकी जो स्थिति है वो उल्टी दिखाई देती है। ठीक है, तो ये तो रहा एक उसका धार्मिक कथा से जो पहलू था वो, और जो दूसरा वैज्ञानिक जो है पहलू वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर इनको नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहते हैं। ठीक है, उनमें भी मान्यता है राहु केतु की। राहु जो है हमको क्या बोलता है कि हमारे सांसारिक भोग विलासों की ओर हमको अग्रसर करता है, यानी जोड़ता है, सांसारिक भौतिकतावादी संसार से जोड़ता है। जबकि केतु का कार्य क्या होता है, वो हमको भौतिकतावादी सांसारिक चीजों से अलग करता है, क्योंकि केतु के पास दिमाग नहीं है सोचने के लिए। तो उसका प्रभाव जो होता है बड़ा तीव्र होता है, बड़ा कठोर होता है, बड़ा भयानक होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। चलिए, बहुत सारी बातें जो राहु के बारे में मैं बता चुका हूं, यहाँ बोर्ड पे लिखी हुई हैं, वो केतु के बारे में भी है। जैसे ये अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, इनकी नेचर क्या है, अशुभ ग्रह है, तो मैं बता चुका हूं कौन कौन से अशुभ ग्रह होते हैं और कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं, बृहस्पति और शुक्र निर्विवाद रूप से शुभ होते हैं, किसी भी स्थिति में शुभ होते हैं। ठीक है, वो उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो शुभ ग्रह की है। लेकिन बुध और चंद्रमा के साथ कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशनल है तो शुभ ग्रह की श्रेणी में आएंगे। और अशुभ ग्रह की बात करें तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 हमेशा निर्विवाद रूप से अशुभ ग्रह ही कहलाते हैं, क्योंकि इनकी नेचर अशुभ वाली है। इसमें भी सबसे कम अशुभ, चूंकि बाकी सब तामसिक ग्रह हैं और सूर्य जो है दैविक ग्रह है, आत्मा का कारक है, इसलिए ये जो ग्रह है ये इसको अशुभ ग्रह नहीं मानते, क्रूर मानते हैं। यानी जब फल देते हैं तो थोड़ी क्रूरता होती है, कठोरता होती है। ठीक है, अब ये 5 तो ग्रह हो गए, 5 के साथ चंद्रमा और बुध भी कंडीशनली खराब हो सकते हैं, तो 2 ग्रह को और आप इसमें ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो 5 और 2 7 जो प्लैनेट है ये अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया शुभ ग्रह, शुभ ग्रह के बारे में। इनका लिंग नपुंसक है, वो सब बातें हैं। जाति इनकी चंडाल है, निम्न जाति की है, क्योंकि ये सोचते नहीं है, बहुत ही निम्न स्तर का व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको निम्न जाति कहा गया। ठीक है, दिशा दक्षिण पश्चिम है। स्वराशि की बात करें, देखिए इनकी, क्योंकि इनका कोई पिंड नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, किसी राशि को ये ओन नहीं करते, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे ग्रंथों में भी अलग अलग बातें बताई गई हैं। बट जन सामान्यता पराशर जो हमारे ऋषि हैं उनके द्वारा बताई गई बातों में हम अगर उनको ले या एक निचोड़ निकालें अनेक ज्योतिषियों का, अनेक ग्रंथों का, तो वृश्चिक राशि को उनकी स्वराशि कहा गया है और वृश्चिक राशि को उनकी उच्च की राशि कहा गया है। अब वृश्चिक राशि उनकी उच्च की राशि है, तो उनकी जो मूल नीच राशि है वो वृषभ है, तो वृश्चिक के सामने वृषभ राशि है। ठीक है, तो वृषभ में राहु उच्च के होते हैं। ठीक है, वृश्चिक में केतु उच्च के हो गए। ठीक है, तो वृषभ राशि केतु के लिए नीच की राशि हो गई, क्योंकि उसके नीच राशि कौन सी होती है मैं बता चुका हूं। किसी भी ग्रह की नीच राशि, उस राशि जिस राशि में वो उच्च के होते हैं उसके ऑपोजिट राशि होती है। तो वृश्चिक में उच्च के हो गए तो ऑपोजिट हो गई वृषभ राशि, तो वहां ये नीच के कहलाते हैं। यानी जो राहु की उच्च की राशि होगी वो केतु की नीच की राशि होगी, और जो केतु की उच्च राशि होगी वो राहु के लिए नीच की राशि होगी। ठीक है, अब मूल त्रिकोण की बात करें तो धनु राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। स्वाद की बात करें तो कशैला, कषाय इनका स्वाद होता है। ठीक है, बाकी सारी बातें जो राहु के बारे में थी वही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इनकी जो गति है वो 3 मिनट प्रतिदिन वक्र गति से चलते हैं, मैं बता चुका हूं, ये हमेशा वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं। तो एक राशि में सामान्यतः 1.5 साल का समय लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारा स्वभाव इनका, हाँ संबंधों की बात करें तो अपने अगर नाना जी को समझना हो तो आप केतु को अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जैसे राहु के लिए दादाजी हैं, संबंध में दादा हैं, केतु के लिए नाना है। अपने नाना को आपको जानना हो कि नाना किस प्रकार के हैं। नाना का आपने देखा नहीं है, लेकिन आपके पास अपनी कुंडली है, आप देख लीजिए कि आपके नाना का स्वभाव कैसा होगा, किस प्रकार के व्यक्तित्व होंगे। केतु को अच्छे से स्टडी करिए अपने चार्ट में, आप नाना के बारे में जान जाएंगे। तो संबंधों में केतु नाना है, नाना के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्वभाव के अंदर बहुत ज्यादा कठोर स्वभाव होता है। और देखिए 2 कंडीशन और होती हैं जब केतु बली होते हैं, तो व्यक्ति को मैं बता चुका हूं, राहु क्या है, भौतिकतावादी है, बहुत संसार से जो ऐशो आराम की चीजें हैं, भौतिकता की चीजें हैं, उनसे जोड़ने वाला है। ठीक है, केतु का काम क्या है कि वो संसार से आपको विरक्त करते हैं, अलग करते हैं। तो जब बली होते हैं तो बहुत बड़ा दार्शनिक बना सकते हैं, व्यक्ति बहुत दार्शनिक सोच का होगा,
ईश्वर की खोज में लगा होगा, ईश्वर को जानने वाला होगा, ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाला होगा, और एक रहस्यमयी व्यक्ति होते हैं और हमेशा रहस्य की खोज में लगे रहते हैं ऐसे व्यक्ति जो है, जब केतु बली होते हैं। और अगर प्रभाव है, नवम भाव से उनका संबंध बन रहा है, चतुर्थ भाव से, दूसरे भाव से, और शुभ ग्रहों का, बृहस्पति का भी प्रभाव है, और लग्नेश भी शुभ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है संन्यास की तरफ अग्रसर होता है। तो ये सब जब होते हैं जब आपके लिए केतु अच्छे घरों में, शुभ भाव में, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपको बहुत बड़ा सन्यासी, बहुत बड़ा साधु संत आपको बना के देते हैं ये, ठीक है। और जब निर्बल होते हैं तो देखिए केतु का काम क्या होता है। केतु जब अचानक से एक्सीडेंट दे देते हैं, भयानक रोग दे देंगे, असाध्य रोग जिनका कोई निदान ही नहीं मिलता, लंबा चलने वाली बीमारी। दूसरा, अगर केतु के नक्षत्र में आपका जन्म है तो व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, उसको बहुत जल्दी जल्दी बुखार होता है, और बुखार जो है बहुत हाई डिग्री का बुखार आता है हमेशा उसको। जन सामान्य को बुखार 100-101 डिग्री का होता है, लेकिन केतु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार पड़ता है तो उसको 101 से लेके 102, 3, 4 तक का बुखार आता है, यानी बहुत हाई टेम्परेचर फीवर होता है। और उसके जीवन में फोड़े फुंसियाँ उसके बचपन में बहुत निकलते हैं। तो इस प्रकार, और ऐसे ही अनेक पेट की बीमारियां भी दे देता है केतु जो है, और गुदा संबंधी रोग भी दे देता है। तो जब ये निर्बली होते हैं तो ये सारी समस्याएं भी हमको प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कारक की बात करें तो अचानक घटना दुर्घटना का योग बना देते हैं केतु। अगर अष्टम भाव से कहीं ये बैठे हों, और मंगल का, शनि का भी इनके ऊपर प्रभाव हो, लग्नेश भी कमजोर हो, चंद्रमा भी कमजोर हो, तो ये अचानक अकाल मृत्यु का भी कारण बनते हैं, या अचानक से रोग दे देंगे, अचानक से एक्सीडेंट दे देंगे। ऐसे भी एक्सीडेंट दे देंगे जिसमें शल्य चिकित्सा होती है, ठीक है, जहाँ पे चीर फाड़ होती है। तो मैं बता चुका हूँ, ये बहुत हिंसक व्यक्ति को बहुत हिंसक बनाते हैं। बहुत ऐसा व्यक्ति बहुत बड़ा कोई कुख्यात गैंगस्टर बन सकता है अगर तीसरा भाव या चतुर्थ भाव या दूसरा भाव अगर पीड़ित होते हैं, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होते हैं, तो व्यक्ति किसी को भी मारने के लिए जो है आतुर हो जाता है, किसी से डरता नहीं है। अशुभ ग्रह के प्रभाव में जब होते हैं तो बहुत डेयरफुल हो जाता है व्यक्ति जो है। तो बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स होते हैं, डाकू होते हैं, तो आज ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है केतु के प्रभावित होते हैं। सैन्य अधिकारी हो सकता है, अगर शुभ प्रभाव में होगा तो सैन्य अधिकारी होगा। जो हमारे वीर सैनिक हैं जो सीमाओं पे लड़ते हैं, तो वो डरते नहीं है, बहुत डेयरफुल होते हैं। तो अगर शुभ प्रभाव में है तो वो बहुत बड़ा सैन्य अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कारक में, और ये दुर्घटना का कारक है, मोक्ष का कारक है, दार्शनिक हो जाता है व्यक्ति, संन्यास की तरफ उसकी रुचि होती है, धर्म के अंदर उसकी रुचि होती है, अनेक तीर्थ यात्राएं करवा देता है अगर शुभ होता है तो। उसके बाद रहस्यमय व्यक्ति होता है, जादू टोने को जानने वाला, अनेक औषधियों को जानने वाला, टेक्निकल एजुकेशन का भी ये कारक है। अगर चतुर्थ भाव, दूसरा भाव और पंचम भाव अगर अशुभ प्रभाव में होते हैं और आपकी कुंडली से वो फंक्शनल बेनिफिट में होते हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि भी होती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अनेक विदेशी भाषाओं को भी जानने वाला केतु बनाता है, ठीक है। उसके अलावा शल्य चिकित्सा का भी ये कारक है, मैं बता चुका हूँ आपका। व्यक्ति हो सकता है अगर शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा डॉक्टर हो सकता है, बहुत बड़ा सर्जन बन सकता है। या नहीं है, पाप प्रभाव में है तो आपकी अचानक दुर्घटना दे देगा, जिसमें आपकी शल्य चिकित्सा होगी, ठीक है। कारावास का भी ये कारक होता है। उसके अलावा बाकी सारी बातें तो लगभग राहु जैसी हैं। मैंने आपको केतु के बारे में बताने का प्रयास किया। उसके अलावा अगर हम नक्षत्र की बात करें तो अश्विनी, मघा, मूल, इनके 3 नक्षत्र हैं। जैसे सभी ग्रहों के 3 नक्षत्र हैं तो केतु के भी 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। इन 3 नक्षत्रों पर केतु ओन करते हैं, इनके मालिक हैं, ठीक है। और इनकी जब महादशा आती है तो 7 वर्ष की महादशा इनको दी गई है, 7 वर्ष का समय इनका होता है महादशा वर्ष के अंदर। तो दोस्तों, आज मैंने आपको केतु के बारे में कुछ मुख्य बातें आपको बताने का प्रयास किया। आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये दी गई जानकारी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल एस्ट्रोलॉजी टीचिंग बाय विकास शर्मा को आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलता हूँ अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।